नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ अध्याय 1 यानी चैप्टर है जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। इसमें आपको जनसंख्या का वितरण, कहाँ पर कितनी जनसंख्या रहती है, जनसंख्या घनत्व, वृद्धि और संगठन के बारे में आपको विस्तार से बताया जाएगा। सबसे पहले देखिए, लोग किसी देश के अत्यंत महत्वपूर्ण घटक होते हैं। भारत अपनी 121 करोड़ जनसंख्या के साथ चीन के बाद विश्व में दूसरा सघनतम बसा हुआ देश है। भारत में जो जनसंख्या है वो 121 करोड़ है। ये आपकी जो जनगणना है 2011 के अनुसार है। अगर विश्व में देखा जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से इसका दूसरा स्थान है। जनसंख्या में जो प्रथम स्थान है विश्व में वो आपका चीन का है। भारत की जनसंख्या उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की मिलाकर कुल जनसंख्या से भी अधिक है। प्रायः तर्क दिया जाता है कि इतनी बड़ी जनसंख्या निश्चित तौर पर इसके सीमित संसाधनों पर दबाव डालती है और देश में अनेक सामाजिक आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी है। जो जनसंख्या है भारत की, वो जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, चीन के बाद दूसरे नंबर पर है। और आपको यहाँ बताया गया है कि जैसे उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इन देशों की अगर जनसंख्या मिला ली जाए कुल जनसंख्या, तो इनकी जनसंख्या मिलाने के बाद भी भारत की जनसंख्या अधिक है। और जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन हैं, वो हमारे पास सीमित हैं, तो जाहिर सी बात है संसाधनों की कमी होती जाएगी। इस अध्याय में हम भारत की जनसंख्या के वितरण, प्रतिरूप, घनत्व, वृद्धि और संगठन के बारे में विवेचना करेंगे। जनसंख्या आंकड़ों के स्रोत, जो जनसंख्या के स्रोत हैं उस क्या हैं। हमारे देश में जनसंख्या के आंकड़ों को प्रति 10 वर्ष बाद होने वाली जनगणना द्वारा एकत्र किया जाता है। तो जो जनगणना है हमारे यहाँ पर, जनसंख्या के जो आंकड़े हैं हर 10 साल बाद लिए जाते हैं। भारत की पहली जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी, किंतु पहली संपूर्ण जनगणना 1881 ईस्वी में संपन्न हुई थी। तो देखिए, यहाँ से दो प्रश्न आपके बन जाएंगे। भारत में पहली बार जनगणना कब शुरू हुई थी? 1872 ईस्वी में हुई थी। दूसरा प्रश्न, भारत की पहली संपूर्ण जनगणना, जिसमें कि सभी तरीके के डाटा एकत्रित किए गए और इसके बाद ये निश्चित किया गया कि प्रत्येक 10 साल के बाद में जनगणना की जाएगी। तो ये नियमित रूप से जनगणना हमारी शुरू हुई थी हमारे देश में। नियमित रूप से जनगणना वो है 1881 से। तो प्रथम बार जनगणना 1872 में, प्रथम संपूर्ण जनगणना 1881 ईस्वी में संपन्न हुई। अगली हेडिंग है आपकी जनसंख्या का वितरण। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है। इसके पश्चात महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल का स्थान आता है। तो यहाँ पर आपको जनसंख्या वितरण बताया गया है। मूल रूप से आप जान लीजिए, जहाँ पर मैदानी क्षेत्र होते हैं, सुविधाएं होती है, वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा रहती है। जहाँ पर सुविधाओं का अभाव रहता है, जैसे पहाड़ी क्षेत्र हैं, पर्वतीय क्षेत्र हैं, तो वहाँ पर जनसंख्या का वितरण कम हो जाता है। वहाँ पर कम लोग निवास करना पसंद करते हैं। इसके बाद अगली हेडिंग ये मैप में आप देख सकते हैं। जनसंख्या वितरण को आपको यहाँ बताया गया है। जनसंख्या वितरण में देखिए, इस मानचित्र पर, इस मानचित्र में आपको स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। स्केल इसमें दी हुई है, एक बिंदु बराबर 2 लाख व्यक्ति। मतलब अगर एक पॉइंट बना है तो ये आपको बता रहा है कि 2 लाख व्यक्ति हैं। और इसमें आप वितरण में देख सकते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या आपकी उत्तर प्रदेश में है। सर्वाधिक जनसंख्या पूरे देश में अगर पूछा जाए सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में है, तो आपका उत्तर हो जाएगा इसमें उत्तर प्रदेश। और सबसे कम देखिए जनसंख्या का जो घनत्व है, आप देख सकते हैं जनसंख्या का सबसे कम घनत्व आपका अरुणाचल प्रदेश में है। और सबसे कम जनसंख्या अगर आप इसमें देखेंगे, जनसंख्या आपकी सिक्किम में है। तो यहाँ से आपके 2 प्रश्न तो बनते ही हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। सबसे कम जनसंख्या वाला प्रदेश या राज्य कौन सा हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। और तीसरा प्रश्न और भी देख लीजिए, सबसे कम जनसंख्या घनत्व तो अरुणाचल प्रदेश में है। इसके बाद सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वो है आपका बिहार, यूपी के ईस्ट में दिया हुआ है। ये आपके 3-4 प्रश्न इससे बनते हैं। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन में भी इस तरीके से पूछे जा सकते हैं आपसे, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगली हेडिंग पर आइए। अगली हेडिंग में हम आपको इसमें बताते हैं तमिलनाडु,
मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और गुजरात के साथ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश की जनसंख्या मिलकर देश की कुल जनसंख्या का 76% है। आप देख लीजिए ये जो राज्य हैं इनमें जो जनसंख्या है वो कितनी है, 76% है, 76% है। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर 1.04%, अरुणाचल प्रदेश 0.84%, उत्तराखंड 0.83%। जैसे राज्यों की जनसंख्या का आकार इनके विशाल भौगोलिक क्षेत्र के बावजूद अत्यंत छोटा है। तो देखिए सर्वाधिक जनसंख्या आपको ऊपर बता दी गई, तमिलनाडु और इन सब राज्यों में मिलकर 76% है। बाकी सभी अन्य राज्यों में जनसंख्या बहुत कम है, कुछ ही राज्यों में ज़्यादा लोग रहते हैं, इसका मतलब ये है। फिर देखिए भूविन्यास के आधार पर भारत में जनसंख्या का ऐसा असम स्थानिक वितरण, यहाँ पर असम दिया है, मतलब ये असम आपका राज्य नहीं है, असम मतलब सम नहीं है, स्थानिक वितरण। असम स्थानिक वितरण देश की जनसंख्या और भौतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा ऐतिहासिक कारकों के बीच घनिष्ठ संबंध प्रकट करता है। ये जनसंख्या का जो वितरण है वो यहाँ पर असम है, मतलब कहीं पर जनसंख्या ज़्यादा रहती है, कहीं जनसंख्या कम रहती है। और इसके पीछे क्या क्या कारण हैं, इसके पीछे कारण यही है, भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक, ये सभी इसके प्रमुख कारण हैं। भूविन्यास और जल की उपलब्धता के साथ जलवायु प्रमुख रूप से वितरण के प्रतिरूपों का निर्धारण करती है। जनसंख्या का जो वितरण है उसको सबसे ज़्यादा प्रभावित आप देखिए भूविन्यास, भूविन्यास का मतलब है पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप, तटीय मैदान, ये सब हैं आपके। अगर आप देखेंगे जहाँ पर उपजाऊ मिट्टी है और समतल मैदान है वहाँ पर जनसंख्या अधिक रहती है, जहाँ पर जल की उपलब्धता है वहाँ भी जनसंख्या अधिक रहती है। जैसे आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश है, बिहार है, यहाँ पर जनसंख्या आपको अधिक मिल जाएगी। और आप देखेंगे जैसे कि राजस्थान में है जल की कमी रहती है, तो जहाँ पर जल की कमी है वहाँ पर जनसंख्या कम होती जाएगी। पहाड़ी क्षेत्रों में आप देख लीजिए जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, उत्तर पूर्व के और भी राज्य आप देखेंगे जहाँ पर पर्वत और पठार हैं वहाँ पर आपकी जो जनसंख्या है वो कम होती जाएगी। फिर आता है आपका जलवायु। जलवायु में आप देख लीजिए जहाँ पर बहुत ही सुहावना मौसम रहता है, लगभग एक जैसा तापमान रहता है तटीय क्षेत्रों में मूल रूप से, वहाँ पर भी जनाधिक्य ज़्यादा देखा गया है। जहाँ पर आपका ह्रास क्लाइमेट है, मतलब क्लाइमेट एक्सट्रीम हो जाए, बहुत ज़्यादा गर्मी में गर्मी पड़ जाए, बहुत ज़्यादा सर्दी में बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाए, वहाँ पर भी लोग रहना पसंद नहीं करते। जैसे आप राजस्थान में आप देखेंगे वहाँ पर क्या है, जैसे जैसलमेर वगैरह साइड में आप चले जाइए, वहाँ तापमान में जो वेरिएशन है वो बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। जो इसमें क्या होता है कि एक तो डेजर्ट वाला एरिया है, तो डेजर्ट में क्या होता है दिन के समय तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, रात बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएंगी, तो ऐसी जगह पर भी लोग रहना कम पसंद करते हैं। अगर आप लद्दाख में चले जाइए वहाँ अत्यधिक ठंडा रहता है, वहाँ पर भी लोग ज़्यादा रहना पसंद नहीं करते हैं। तो मूल रूप से हम कह सकते हैं कि जहाँ पर जलवायु लगभग एक जैसा मौसम रहता है, सुहावना मौसम रहता है, वहाँ पर लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। तो भूविन्यास और जल की उपलब्धता के साथ जलवायु प्रमुख रूप से वितरण के प्रतिरूपों का निर्धारण करती है। परिणाम स्वरूप हम देखते हैं उत्तर भारत के मैदानों, डेल्टाओं और तटीय मैदानों में जनसंख्या का अनुपात दक्षिणी और मध्य भारत के राज्यों के आंतरिक जिलों, हिमालय, उत्तरी पूर्वी और पश्चिमी कुछ राज्यों की अपेक्षा उच्चतर है। यहाँ पर उच्च जनसंख्या रह रही है उत्तर भारत के मैदानों में हिमालय की अपेक्षा। इसके बाद अगर सिंचाई की सुविधाएं बढ़ गई तो वहाँ पर भी धीरे धीरे करके जनसंख्या ज़्यादा होने लगी। फिर भी सिंचाई के विकास, जैसे राजस्थान, खनिज एवं ऊर्जा संसाधनों की उपलब्धता, झारखंड और परिवहन जाल के विकास प्रायद्वीपीय राज्यों के परिणाम स्वरूप उन क्षेत्रों में जो पहले विरल जनसंख्या क्षेत्र थे वे अब जनसंख्या के मध्यम से उच्च संकेंद्रण के क्षेत्र हो गए हैं। तो देखिए सिंचाई की सुविधा होने की वजह से राजस्थान में लोगों ने रहना शुरू कर दिया है, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन उपलब्ध हो गए हैं इसलिए लोगों ने झारखंड में रहना शुरू कर दिया है। प्रायद्वीपीय राज्यों में परिवहन का जाल बिछा हुआ है, चाहे हम रेल परिवहन कहें, सड़क परिवहन कहें या वायु मार्ग कहें, तो यहाँ पर जल मार्ग से भी जुड़े हुए हैं प्रायद्वीपीय भारत के जो राज्य हैं। तो परिवहन जाल के विकास के कारण भी वहाँ पर जनसंख्या निवास करती है। पहले नहीं रहती थी जब वहाँ पर विकास नहीं था, जैसे जैसे विकास होता गया वहाँ पर जनसंख्या रहने लगी। जनसंख्या वितरण के सामाजिक
आर्थिक और ऐतिहासिक कारकों में से महत्वपूर्ण कारक स्थायी कृषि का उद्भव और कृषि विकास, मानव बस्ती के प्रतिरूप, परिवहन जाल तंत्र का विकास, औद्योगिकरण और नगरीकरण है। और भी देखिए इसमें क्या क्या कारण आपको दे रखे हैं। जनसंख्या वितरण के सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक कारकों में से महत्वपूर्ण कारक है आपका स्थायी कृषि का अभाव। स्थायी कृषि आपको इससे पहले बताया था, जैसे पता होगा आप सभी को स्थानांतरित कृषि के बारे में, कि कुछ जगह पर खेती की जाएगी और फिर मोस्टली आप देखेंगे पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। जो वहाँ के लोग हैं क्या करते हैं, पहले झाड़ियों को काट देते हैं और उनको जला देते हैं। जलाने के बाद में 2-3 साल तक, जब तक उसमें उपजाऊपन रहता है, वहाँ पर खेती करते हैं। जैसे ही उस ज़मीन का उपजाऊपन ख़त्म हो जाता है, दूसरे क्षेत्र में भी वहाँ से पेड़ों को काट देते हैं, झाड़ियों को काट देते हैं, झाड़ियों को जला देते हैं और वहाँ पर भी खेती करने लगते हैं। इस तरीके की जो कृषि है उसको हम बोलते हैं स्थानांतरित कृषि, और भारत में इसको झूम कृषि के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए जब स्थायी कृषि हो गई, मतलब झूम कृषि को हटा दीजिए आप, स्थायी कृषि हो गई, तब स्थायी कृषि हो गई तो वहाँ लोगों ने बस्ती बना ली, घर बना लिए, वहाँ रहने लगे। जब वो रहने लगे तो परिवहन का भी वहाँ पर विकास हो गया। परिवहन जाल का जब विकास हो गया तो धीरे धीरे करके वहाँ पर उद्योगों की भी स्थापना होने लगी और उद्योग भी हो गए। जब उद्योग हो गए, परिवहन जाल हो गया वहाँ पर, तब आपका नगरीकरण हो गया। तो ये भी बताया जा रहा है, ये भी इसका एक प्रमुख कारण है कृषि का स्थायीकरण। तो स्थायी कृषि का उद्भव और कृषि विकास, मानव बस्ती के प्रतिरूप, परिवहन जाल तंत्र का विकास, औद्योगिकरण और नगरीकरण है। ऐसा देखा गया है कि भारत के नदीय मैदानों और तटीय क्षेत्रों में स्थित प्रदेश सदैव ही विशाल जनसंख्या सांद्रण वाले प्रदेश रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर पूछ ले जाए कि कहाँ पर जनसंख्या का जो सांद्रण है वो सबसे ज़्यादा बना हुआ है पहले से ही, तो भारत के नदीय मैदानों में और तटीय क्षेत्रों में। तटीय क्षेत्रों मतलब तटीय मैदान भी हैं, तो तटीय क्षेत्रों में, नदी मैदानों में जनसंख्या पहले से ही ज़्यादा रही है। आपको पता होगा जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता है, एक नदी के पास में ही तो विकसित हुई, कि वहाँ से कि जल की उपलब्धता हो जाएगी आसानी से। तो ये सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से जनसंख्या का वितरण है वो प्रभावित होता है। परिवहन जाल तंत्र के विकास के कारण जनसंख्या का सांद्रण उच्च बना हुआ है। दूसरी ओर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई और जयपुर के नगरीय क्षेत्र औद्योगिक विकास और नगरीकरण के कारण बड़ी संख्या में ग्रामीण नगरीय प्रवासियों को आकर्षित कर रहे हैं। ये जो बड़े बड़े आपके शहर हैं वो क्या करते हैं, प्रवासियों को अट्रैक्ट करते हैं। इसका कारण है वहाँ पर बहुत सारे लोगों को रोज़गार आसानी से मिल जाता है, बहुत सारी कंपनी बड़े बड़े शहरों में मिल जाती हैं। तो जो गांव से हैं, गांव के लोग, ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं वो शहर की तरफ प्रवास कर रहे हैं, जिससे कि उन्हें अच्छे से शहरों में रोज़गार उपलब्ध हो जाएगा। तो शहरों में रोज़गार की उपलब्धता की वजह से ही क्या है, लोग उधर जा रहे हैं गाँव से शहर की तरफ। अगली हेडिंग है आपकी जनसंख्या का घनत्व। जनसंख्या के घनत्व को प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। इससे भूमि के संदर्भ में जनसंख्या के स्थानिक वितरण को बेहतर ढंग से समझने में सहायता मिलती है। यहाँ पर आपको बताया गया है, 1 नंबर में पूछ लिया जाता है कभी कभी, जनसंख्या का घनत्व किसे कहते हैं। तो जनसंख्या के घनत्व को प्रति इकाई क्षेत्र में, प्रति इकाई क्षेत्र में मतलब 1 किलोमीटर एरिया लंबा, 1 किलोमीटर चौड़ा, इस तरीके से आपको दिया प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्ति, जितने व्यक्ति रहते हैं उसको हम कहते हैं जनसंख्या घनत्व। भारत का जनसंख्या घनत्व, भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो जनसंख्या घनत्व है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 1951 ईस्वी में जनसंख्या का घनत्व 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 2011 में 382 प्रति वर्ग किलोमीटर होने से विगत 50 वर्षों में 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक की उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। आप देख सकते हैं 1951 में जो जनसंख्या घनत्व वो 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और आप 2011 में देख रहे हैं 382। तो यहाँ पर बताया गया है कि 50 सालों में लगभग जो जनसंख्या घनत्व जो बढ़ गया है वो आपका 200 के आसपास बढ़ गया है।
जनसंख्या घनत्वों को स्थानिक भिन्नता का आभास कराते हैं, जो अरुणाचल प्रदेश में कम से कम 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से लेकर दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक है। देखिए सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है, सबसे कम तो देख लीजिए यहाँ पर। आपको मैं एक बार फिर बता देता हूँ, पूरी हेडिंग एक बार कंप्लीट करने के बाद 3 प्रश्न यहाँ से बनते हैं। उत्तरी भारत के राज्यों बिहार में दे रखा है जनसंख्या घनत्व 1102, पश्चिम बंगाल में 1029 तथा उत्तर प्रदेश में 829 में जनसंख्या घनत्व उच्चतर है। जबकि प्रायद्वीपीय भारत के राज्यों में जैसे केरल वगैरह यहाँ पर दे रखा है, वहाँ पर जनसंख्या घनत्व धीरे धीरे करके हमारा कम होता जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर आपको बता दें 3 प्रश्न जो बन रहे हैं, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जनगणना 2011 के अनुसार तो आपका उत्तर हो जाएगा बिहार। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जनगणना 2011 के अनुसार तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर ये पूछ ले जाए कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, फिर ऑब्लिक करके दे देते हैं केंद्र शासित प्रदेश, तब देख लीजिए मतलब राज्य भी हो सकता है और केंद्र शासित प्रदेश भी हो सकता है, तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। ये याद रखिएगा, अगर केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों मिला के दे दिया है तब आपका उत्तर हो जाएगा दिल्ली। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगली हेडिंग पे चलते हैं, जिसमें आपको बताया जाएगा जनसंख्या घनत्व की और भी परिभाषाएं हैं। यहाँ पर ये वही मैप है जो मैं अभी आपको बता रहा था। यहाँ पर आपको 3 राज्यों के बारे में बताया गया है। जनसंख्या घनत्व देखिए 1201 से अधिक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर किन किन राज्यों में है, तो उत्तर प्रदेश में है आपका, पश्चिम बंगाल में है और केरल में है। ये सोर्स बेस में आपसे पूछ लिया जाएगा। अब यहाँ पर दिया है नेक्स्ट इंडेक्स में 100 से कम व्यक्ति किन राज्य में है, तो 100 से कम व्यक्ति देख लीजिए आप किन किन राज्यों में है। तो 100 से कम व्यक्ति आपको मिल जाएंगे मिजोरम में मिल जाएगा, जहाँ कर्क रेखा लिखा हुआ है, जैसे इधर आपका ये मिजोरम दिया हुआ है। ये आपका मिजोरम दिया हुआ है और ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर भी है। और तीसरा दिया हुआ है आपका सिक्किम, यहाँ पर भी कम है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 100 से भी कम है जनसंख्या घनत्व और 200 से अधिक तो आपको 3 बता ही दिए। इसके बाद अगली नेक्स्ट हेडिंग पर आते हैं। यहाँ पर कुछ परिभाषाएं आपको दी गई हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा इसको। यहाँ दिया है कायिक घनत्व और कृषीय घनत्व। कायिक घनत्व कुल जनसंख्या बटे निवल कृषित क्षेत्र, कुल जनसंख्या में जो कृषि क्षेत्र है उससे डिवाइड कर देंगे तब हमारा आ जाएगा कायिक घनत्व। अगला दिया है कृषीय घनत्व। कृषीय घनत्व मतलब कृषि में कितने लोग संलग्न हैं, तो इसमें आपको बताया जाएगा कुल कृषि जनसंख्या देखिए ऊपर है इसमें भी और इससे पहले वाले में भी। कुल कृषि जनसंख्या, कृषि घनत्व पूछा है तो कुल कृषि जनसंख्या बटे निवल कृषित क्षेत्र, कुल कृषि क्षेत्र से इसमें भाग दे दिया है। तो देखिए कायिक घनत्व क्या हो जाएगा, कुल जनसंख्या डिवाइडेड बाय कृषित क्षेत्र, और कृषीय घनत्व हो जाएगा आपका कुल कृषि जनसंख्या बटे निवल कृषित क्षेत्र। तो ये याद रखिएगा आप अच्छे से इसको। कृषि जनसंख्या में किस किस को शामिल करते हैं ये आपको आगे बताया गया है। कृषि जनसंख्या में कृषक मतलब जिसके नाम से ज़मीन है, जो किसान है। कृषि मजदूर मतलब बेशक किसी और की ज़मीन है और वहाँ पर दैनिक मजदूरी कोई दूसरा व्यक्ति करता है, उसको हम बोलते हैं कृषि मजदूर। और उनके परिवार के सदस्य, इन तीनों को हम शामिल करते हैं कृषि जनसंख्या में। तो देखिए एक बार कृषि जनसंख्या में किन किन को शामिल किया जाता है, कृषक, कृषि मजदूर और उनके परिवार के सदस्य, ये 3 हैं आपके। चलिए अगली हेडिंग पर आते हैं, जनसंख्या की वृद्धि। जनसंख्या की वृद्धि हम किसको कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि 2 समय बिंदुओं के बीच। 2 समय बिंदु का मतलब है जैसे 2001 में जनगणना हुई, अब 2011 में हुई, तो ये 10 साल का जो हो गया ना, 2 बिंदु हो गए।
ये 2 बिंदु हो गए 10 साल वाले। जनसंख्या वृद्धि 2 समय बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। तो देखिए, जनसंख्या वृद्धि आपकी नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरीके से हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर ये देखा गया है सकारात्मक ही रहती है। ये परिवर्तन को बताता है। जनसंख्या वृद्धि आपको क्या बताता है? परिवर्तन बताता है। इसकी दर को, जो इसकी दर है, इस दर को प्रतिशत में अभिव्यक्त किया जाता है। जनसंख्या वृद्धि की 2 घटक है। जनसंख्या वृद्धि के 2 घटक हैं, प्राकृतिक और दूसरा और भी आपको दिया है, ऊपर दिया होगा। एक तो प्राकृतिक हो गया, दूसरा हो गया अभिप्रेरित। 2 दिए हुए हैं। जबकि प्राकृतिक वृद्धि का विश्लेषण अशोधित जन्म और मृत्यु दरों से निर्धारित किया जाता है। जो क्रूड बर्थ रेट है और जो आपकी क्रूड डेथ रेट है, इससे हम कैलकुलेट करते हैं प्राकृतिक वृद्धि। अभिप्रेरित घटकों को किसी दिए गए क्षेत्र में लोगों के अंतर्वर्ती और बहिर्वर्ती संचलन की प्रबलता द्वारा स्पष्ट किया जाता है। मतलब कहीं पे भी अगर कोई, जैसे पहला हो गया आपके प्राकृतिक वृद्धि। प्राकृतिक वृद्धि में 2 चीज़ें हैं, क्या क्या हैं? जन्म दर और मृत्यु दर, इनको ध्यान में रखा जाता है। अभिप्रेरित में कौन सा आ जाएगा जनसंख्या वृद्धि में? अभिप्रेरित में किसी दिए गए क्षेत्र में लोगों के अंतर्वर्ती और बहिर्वर्ती संचलन। अंतर्वर्ती मतलब उस जगह के लोग एक जगह से दूसरी जगह आ जा रहे हैं या बाहर के लोग वहाँ पे आ रहे हैं, तो ये अभिप्रेरित है। ये हो जाएगा आपका अभिप्रेरित। और इस चैप्टर में आपको विस्तार से बताया जा रहा है प्राकृतिक वृद्धि के बारे में। जनसंख्या, भारत की जनसंख्या के दोनों दशकीय और वार्षिक वृद्धि दर बहुत ऊंचे हैं। ये एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। जैसे पूछते हैं ना, पहला कथन सही है कि नहीं, दूसरा कथन ठीक है कि नहीं, तो ये स्टेटमेंट में आ सकता है। भारत की जनसंख्या के दोनों दशकीय और वार्षिक वृद्धि दर, मतलब 10 साल में भी जनसंख्या बढ़ी है और वार्षिक वृद्धि दर भी ऊंची है, दोनों ही ऊंची हैं और समय के साथ नित्य बढ़ रहे हैं। भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 1.64% है। भारत की जो वृद्धि दर है वो कितनी है? 1.64% है। अगली हेडिंग है आपकी जनसंख्या के दुगना होने का समय। कितने समय में जनसंख्या दुगनी होती है? जनसंख्या के दुगना होने का समय वर्तमान वार्षिक वृद्धि दर पर किसी भी जनसंख्या के दुगना होने में लगने वाला समय है। जैसे अगर किसी की जनसंख्या 1 अरब है और मान के चलिए जैसे पहले भी थी, 50 साल में 2 अरब हो गई, तो ये 50 साल में होगी ना, तो कितना समय लगा? 50 साल में, मतलब 50 साल में इस जगह की जनसंख्या दुगनी हो गई। ये है दुगना होने में समय। ये इस तरीके से काउंट करते हैं। विगत 1 शताब्दी में भारत में जनसंख्या की वृद्धि वार्षिक जन्म दर और मृत्यु दर तथा प्रवास की दर के कारण हुई है। जो भारत की बता दे रहे हैं आपको यहाँ पर, भारत में जनसंख्या की जो वृद्धि है वार्षिक जन्म और मृत्यु दर तथा प्रवास की दर के कारण हुई है। जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो आपको यहाँ बताए गए 3 फैक्टर है इसमें, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। 3 प्रमुख कारण है इसमें जनसंख्या वृद्धि के। इसलिए यह वृद्धि विभिन्न प्रवृत्तियों को दर्शाती है और इस अवधि में वृद्धि की 4 प्रावस्थाएं हैं। तो देखिए 4 प्रावस्थाएं हैं, कौन कौन सी हैं? चारों प्रावस्थाओं का यहाँ पर अध्ययन करते हैं। 4 प्रावस्थाएं आपको नीचे बताई जाएंगी अगली उस पर, लेकिन एक बार इसको पहले देख लीजिए। चारों प्रावस्था से पहले सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आपका यहाँ से आ सकता है। यहाँ दिया है भारत में दशकीय वृद्धि दर 1901 से लेकर 2011 तक। सबसे पहले देखिए 1901 में कुल जनसंख्या, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए इससे कुल जनसंख्या कितनी थी, तो आप देख लिए कुल जनसंख्या कितनी थी? 238396327, ये कुल जनसंख्या का कॉलम है। दूसरा कॉलम दिया है वृद्धि दर में 2 बांटे गए। निरपेक्ष संख्या, कितने नंबर ऑफ पीपल कितने व्यक्तियों की संख्या, और वृद्धि का प्रतिशत। अंतिम जो आपका कॉलम उसमें दिया हुआ है वृद्धि का प्रतिशत। तो आप देख रहे हैं 1901 के यहाँ पर आंकड़े उपलब्ध नहीं है। 1911 में देख लीजिए, 1911 में जो वृद्धि है उसका प्रतिशत देखिए 5.75 है। जो वृद्धि है
वृद्धि का प्रतिशत कितना है 5.75। 1921 में देखिए इस समय माइनस में हो गया है, क्योंकि इस समय क्या बहुत सी बीमारियां फैल गई थी, इसीलिए 1921 को जनसंख्या का विभाजक वर्ष भी माना जाता है। याद कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जनसंख्या विभाजक वर्ष किसको कहा जाता है? 1921 को। इसी में जनसंख्या माइनस में है, बाकी सभी में देख लीजिए जनसंख्या की जो वृद्धि है वो सब प्लस में दी हुई है, केवल 1921 को छोड़कर। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए 1921, इसको बहुत ध्यान रखिएगा। जनसंख्या विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है। तीसरा देखिए, वृद्धि दर सर्वाधिक किस जनगणना वर्ष में हुई है? तो आप देख सकते हैं टेबल की स्टडी करके, यहाँ पर आप देखेंगे जैसे 1971 में 24.80 दे रखा है, 1981 में 24.66 दे रखा है। तो सर्वाधिक अगर आपसे पूछा जाए तो आप देख लीजिए 1971 में दे रखा है 24.80, तो ये है सर्वाधिक। और न्यूनतम कब रहा? सबसे कम रही जनसंख्या वृद्धि 1921। तो ये इस तरीके के प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, इनको बोलते सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। और 2011 में वार्षिक वृद्धि दर कितनी थी? तो उसको देख लीजिए, 2011 में जो वार्षिक वृद्धि दर है वो आपकी 17.64%। इसको भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि प्रेजेंट में यही सेंसस है, कोरोना की वजह से अभी सेंसस नहीं हुई है। 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड की वजह से सेंसस जो जनगणना है वो नहीं हुई। तो ये याद कर लीजिएगा 17.64 वृद्धि दर है। फॉर्मूला आपको यहाँ दिया गया है, ये जनसंख्या वृद्धि दर, आप 10 की वृद्धि दर कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको आप करके देख लीजिएगा, एक बार करेंगे याद हो जाएगा, बहुत ही ईजी है। जनसंख्या वृद्धि, अब यहाँ पर आपको बताया गया है 2001 से 2011 के बीच में जनसंख्या वृद्धि। तो देखिए यहाँ पर 25 से अधिक वृद्धि प्रतिशत, ये आपको बताने किन किन राज्यों में हुई है 25 से अधिक वृद्धि प्रतिशत। तो या इसको आप देखकर मैप देखकर आप बता सकते हैं। ये आपका बिहार दे रखा है, ये आपका बिहार है, और इधर आपका दे रखा है 25 से अधिक में अरुणाचल प्रदेश, ये और फिर आपका मेघालय। तो देखिए 3 आपको दे दिए हैं, बिहार है, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। इनको याद रखिएगा, आप भूलिएगा नहीं इनको, मैप से आप स्टडी करिएगा। ये प्रावस्थाएं दे रखी हैं जो हम आपको बता रहे थे कि बता देंगे, तो ये अब आपके सामने प्रावस्थाएं दे रखी हैं, किस अवधि में कितनी जनसंख्या बढ़ी। तो प्रावस्था ए, प्रावस्था क, इसमें 1901 से लेकर 1921 की अवधि को भारत की जनसंख्या की वृद्धि की रुद्ध अथवा स्थिर प्रावस्था कहा जाता है। इसको याद रखना है, स्थिर प्रावस्था किस अवधि को कहा जाता है? 1901 से 1921 की अवधि को स्थिर प्रावस्था कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस अवधि में देखिए कथन और कारण वाले प्रश्न, कथन दिया है 1901 से 1921 की अवधि को भारत की जनसंख्या की वृद्धि की स्थिर प्रावस्था कहा जाता है, कथन। कारण दिया है इस अवधि में वृद्धि दर अत्यंत निम्न थी, यहाँ तक कि 1911 और 1921 के दौरान ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई थी। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ऊंचे थे, जिससे वृद्धि दर निम्न बनी रही। ये आपका कारण दे दिया, तब आप क्या हो गया, दोनों ही सही है, कथन भी सही है और इसका कारण भी सही है। मतलब 1901 से 1921 के बीच जनसंख्या स्थिर थी। कारण क्या है? जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ऊंचे थे, यही एक सही कारण है। तो इस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं। और तीसरा आपका यही था, स्थिर प्रावस्था का वर्ष अवधि कौन सी है? 1901 से 1921 की अवधि है। इसके बाद अगले हेडिंग पे चलते हैं। निम्न, इसमें क्या था? फर्स्ट हेडिंग प्रावस्था में निम्न स्वास्थ्य सेवाएं थी। दूसरी प्रावस्था देखिए, प्रावस्था खा 1921 से 1951, और इसी समय आपको पता है हमारा देश भी आज़ाद हुआ था 1947 को, तो इसी में आ जाएगा। 1921 से 1951 के दशकों को जनसंख्या की स्थिर वृद्धि, देखिए यहाँ पर कहा गया है स्थिर वृद्धि की अवधि के रूप में जाना जाता है। स्थिर वृद्धि की अवधि के रूप में जाना जाता है। देश भर में स्वास्थ्य और स्वच्छता में व्यापक सुधारों ने मृत्यु दर को नीचे ला दिया।
मतलब जब देश आज़ाद हो गया तो बहुत सारे सुधार हुए, स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ गई थी, स्वच्छता भी बढ़ गई थी, लोग जागरूक हो गए थे। तो इससे क्या हुआ, मृत्यु दर में कमी आई, लेकिन बहुत ही तेज़ी से जन्म दर बढ़ गई थी, जन्म दर ऊंची थी इस समय। तो ये है आपका पहला, देख लीजिए। पहला हो गया आपका, पहला है आपका इसमें रुद्ध अथवा स्थिर प्रावस्था हो गई आपकी, और स्थिर वृद्धि, इसमें स्थिर है लेकिन थोड़ी सी इसमें वृद्धि भी हो रही है। लेकिन पहले वाले में देखिए इसमें बिल्कुल जनसंख्या स्थिर है। गाँव में देखिए 1951 से 1981 के दशकों को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है। जनसंख्या विस्फोट मतलब बहुत तेज़ी से स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ गई थी और जन्म दर उच्च थी, इसीलिए मतलब मृत्यु दर तो कम और जन्म दर उच्च थी, इसी वजह से जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी और इसी प्रावस्था को कहा जाता है जनसंख्या विस्फोट की प्रावस्था। ये जनसंख्या विस्फोट की अवधि है। किस वर्ष को जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है? 1951 से 1981 के दशक नहीं आएगा की अवधि को हम जनसंख्या विस्फोट के रूप में जानते हैं। 1951 से 1981 के दशकों को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है। यह देश में मृत्यु दर में तीव्र ह्रास और जनसंख्या की उच्च प्रजनन दर के कारण हुआ है। जन्म दर ज़्यादा थी, मृत्यु दर आपकी कम थी। औसत वार्षिक वृद्धि कितनी? 2.2%। इन सब के अतिरिक्त आप देखिए, एक तो ये हो गया मृत्यु दर कम हो गई, जन्म दर उच्च हो गई, और कैसे जनसंख्या बढ़ी अपने यहाँ पर, जो शरणार्थी हैं वो शरणार्थी अपने देश में आ गए अन्य देशों से। इन सब के अतिरिक्त तिब्बतियों, बांग्लादेशियों, नेपालियों को देश में लाने वाले बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय प्रवास हुआ। देश का विभाजन हुआ तो इससे पाकिस्तान से लोग हमारे देश में आए, बांग्लादेश के भी कुछ लोग आ गए, फिर आपके नेपाली भी आ गए, ये शरणार्थी भी आ गए। सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पर जो शरणार्थी हैं वो बांग्लादेश से आए हुए हैं। इन सब के अतिरिक्त तिब्बतियों, बांग्लादेशियों, नेपालियों को देश में लाने वाले बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय प्रवास और यहाँ तक कि पाकिस्तान से आने वाले लोगों ने भी उच्च वृद्धि दर में योगदान दिया। प्रावस्था घ ये चौथी अवस्था है। 1981 के पश्चात वर्तमान तक देश की जनसंख्या की वृद्धि दर यद्यपि ऊंची बनी रही, जो जनसंख्या की वृद्धि दर है वो ऊंची बनी रही, परंतु धीरे धीरे मंद गति से घटने लगी। धीरे धीरे करके क्या हुआ, जनसंख्या घटने लगी इसमें 1981 से, क्योंकि इसमें क्या है कि शिक्षा का प्रसार हुआ और देश में जनसंख्या की वृद्धि दर अभी भी ऊंची है। अगर ओवरऑल देखी जाए तो देश में जनसंख्या की वृद्धि दर अभी भी ऊंची है और विश्व विकास रिपोर्ट द्वारा यह प्रक्षेपित किया गया है कि 2025 तक, देखिए 2025 तक भारत की जो जनसंख्या है 135 करोड़ स्पर्श करेगी। अगर मतलब इसी दर से जनसंख्या बढ़ती रही, अगर बढ़ती रही तो 2025 तक जो जनसंख्या है वो कितनी हो जाएगी? 135 करोड़ हो जाएगी। आप देख रहे हैं 2025 क्या, हमें लग रहा है कि जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, इससे पहले ही ना कहीं हो जाए। जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय विभिन्नताएं। 1991 से 2001 के दौरान भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या की वृद्धि दर सुस्पष्ट प्रतिरूप दर्शाती है। 1991 से 2001 तक केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पुडुचेरी और गोवा जैसे राज्यों में निम्न वृद्धि दर पाई जाती है, जो दशक में 20% से अधिक नहीं हुई। केरल 9.4 में न केवल इस वर्ग के राज्यों में बल्कि पूरे देश में भी निम्नतम वृद्धि दर्ज की गई है। तो सबसे कम आपको यहाँ केरल आपको बताया गया है। वर्ष 2001 से 2011 के दौरान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले दशक यानी 1991 से 2001 की तुलना में जनसंख्या वृद्धि दर धीमी रही है। मतलब पिछले अगर 10 साल से कंपेयर करें वर्तमान के जो 10 साल हैं तो आप देखेंगे जनसंख्या में वृद्धि दर तो हुई है, लेकिन जनसंख्या में जो वृद्धि है वो धीमी दर से हुई है। अब इसमें 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य, आपको यहाँ पर 6 राज्य आगे बताए जा रहे हैं जहाँ पर सर्वाधिक
जनसंख्या है। तो देखिए कौन कौन से हैं वो, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी 1991 से 2001 की तुलना में 2001 से 2011 में 10 की वृद्धि दर कम रही है। 10 की वृद्धि दर कितनी रही है? वृद्धि दर कम रही है। और आंध्र प्रदेश में सबसे कम 3.5% तथा महाराष्ट्र में सर्वाधिक 6.7% की गिरावट हुई है। तो देखिए यहाँ पर गिरावट भी आपको बताया गया है। गिरावट कहाँ हो गई है? तो गिरावट आपकी आंध्र प्रदेश में बता दी है 3.5 और महाराष्ट्र में 6.7% की गिरावट भी हुई है। इसके बाद आगे देखते हैं, इसमें भारत में जनसंख्या वृद्धि का एक महत्वपूर्ण पक्ष इनके किशोरों की वृद्धि है। भारत में जो जनसंख्या वृद्धि है इसका मतलब है यहाँ पर किशोरों की जनसंख्या में भी वृद्धि है। वर्तमान में किशोरों अर्थात 10 से 19 वर्ष का आयु वर्ग का अंश 20.9% है। इसको याद कर लीजिएगा। किशोर की जो परिभाषा है उसमें किस आयु वर्ग को रखा गया? 10 से 19 वर्ष तक की आयु को किशोर में शामिल किया गया। इनकी जनसंख्या प्रतिशत कितना है? लगभग 21%, मतलब 20.9% है। समाज के समक्ष और किशोरों की वजह से ही समाज के समक्ष बहुत बड़ी चुनौतियां भी हैं और यहाँ पर बताया गया कौन कौन सी चुनौतियां हैं। जहाँ तक इन किशोरों का संबंध है, समाज के समक्ष अनेक चुनौतियां हैं, जिनमें से कुछ विवाह की निम्न आयु, कम उम्र में विवाह हो जाता है, ये भी चुनौतियां हैं। निरक्षरता, सबको अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है, विशेषतः स्त्री निरक्षरता। जो स्त्री निरक्षरता भी ज़्यादा है अपने यहाँ पर, मतलब अगर बेटा बेटी है तो बेटे को ज़्यादा पढ़ाने पर ध्यान दिया जा रहा है और बेटियों को कम। ये स्त्री निरक्षरता बताया गया आपको। विद्यालय विरत छात्र, मतलब स्कूल में बच्चों ने एडमिशन तो लिया लेकिन ड्रॉप आउट हो गए, स्कूल बीच में छोड़ दिया, पूरे सेशन उसमें पढ़ाई नहीं की। ये कुछ समस्याएं हैं किशोरों की। पोषकों की निम्न ग्राह्यता, मतलब अच्छे से न्यूट्रिशन वगैरह उनको नहीं मिल रहे हैं। किशोरी माताओं में उच्च मातृ मृत्यु दर, और जो मृत्यु दर है, माताओं की जो मृत्यु दर है वो भी ज़्यादा है। और बीमारियों के संक्रमण के वजह से भी जो बीमारियां हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं और इस वजह से भी हमारे देश में समस्याएं। तो ये किशोरों से संबंधित आपको यहाँ पे समस्याएं बताई गई हैं। और ये आयु वर्ग याद रखिएगा, इससे प्रश्न आता है 10 से कितना वर्ष हो जाएगा? 19 वर्ष हो जाएगा। तो देखिए इसके लिए सरकार ने क्या किया, युवा वर्ग के लिए क्या किया? राष्ट्रीय युवा नीति। राष्ट्रीय युवा नीति एक ऐसा उदाहरण है जिसे हमारी विशाल युवा और किशोर जनसंख्या के समग्र विकास की देखरेख हेतु अभिकल्पित किया गया है। सरकार ने कहा कि अपने यहाँ पर युवा वर्ग बहुत है, तो चलिए इनके लिए एक राष्ट्रीय युवा नीति बना देते। तो राष्ट्रीय युवा नीति कब बन के तैयार हुई? राष्ट्रीय युवा नीति 2014 में, फरवरी 2014 में आरंभ की गई, जो भारत के युवाओं के लिए एक समग्र दूरदर्शी प्रस्ताव रखती है। और इस युवा नीति में, जो राष्ट्रीय युवा नीति है, किशोरों के लिए बनाई गई। इसमें कुछ प्रस्ताव रखे गए थे जिससे कि किशोरों का अच्छी तरीके से विकास हो सके, उन्हें अच्छी शिक्षा मिल सके, उनका स्वास्थ्य अच्छा रह सके, है ना, और रोजगार भी उन्हें मिल सके। ये सब उसमें आपको आगे बताए जाएंगे। इसी में देश के युवाओं को अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए सक्षम बनाना, मतलब जितना पोटेंशियल है उसमें, पोटेंशियल है उसका ज़्यादा से ज़्यादा वो सदुपयोग कर पाएँ, उसका उपयोग कर पाएँ और उनके द्वारा भारत को राष्ट्रों के समूह में अपना उचित स्थान प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। और जब युवा सशक्त हो जाएगा तो अपना देश भी सशक्त हो जाएगा। तो राष्ट्रीय युवा नीति 2014 15 से 29 वर्ग के आयु समूह के व्यक्तियों को युवा के रूप में परिभाषित करती है। देखो राष्ट्रीय युवा नीति ने बताया है, राष्ट्रीय युवा नीति कब लागू हुई? 2014 में। राष्ट्रीय युवा नीति में किस आयु वर्ग को युवा बताया है? 15 से 29 को बताया इन्होंने, युवा बताया। और इससे पहले देखिए हमने आपको यहाँ बताया था किशोर, दोनों को समझिए, किशोरों का आयु वर्ग बताया गया है 10 से लेकर
19 वर्ष, ये किशोर का है आपका। युवा वर्ग को यहाँ पर परिभाषित किया है 15 से 29। ध्यान रखिएगा, किशोर और युवा में कंफ्यूज नहीं होना है। वो 10 से 19 हो जाएगा किशोर, 15 से 29 आपका हो जाएगा ये युवा वर्ग। राष्ट्रीय युवा नीति ने परिभाषित किया है। भारत सरकार ने युवाओं के लिए देखिए क्या किया भारत सरकार ने 2015 में कौशल विकास तथा उद्यमिता के लिए नीति बनाई है। स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रयास किया है कि लोगों में स्किल डेवलप हो जाए, इसलिए उन्होंने कौशल विकास तथा उद्यमिता के लिए नीति बनाई है, जिसका उद्देश्य देश भर में हो रही कौशल से संबंधित गतिविधियों के लिए एक रूपरेखा प्रदान करना है, जिससे युवा वर्ग का अच्छे से कौशल विकास हो सके। जनसंख्या संगठन, इसमें ग्रामीण और नगरीय संगठन के बारे में आपको बताया जाएगा। जनसंख्या संगठन जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत अध्ययन का एक सुस्पष्ट क्षेत्र है, जिसमें आयु व लिंग का विश्लेषण है, जिसमें विभिन्न आयु वर्ग में कितनी महिला कितना पुरुष, इनका हम अध्ययन करते हैं। निवास का स्थान, मानव जातीय लक्षण, जनजातियाँ, भाषा, धर्म, वैवाहिक स्थिति, साक्षरता और शिक्षा, व्यावसायिक विशेषताएं आदि का अध्ययन किया जाता है। इस खंड में ग्रामीण नगरीय विशेषताओं, भाषा, धर्म और व्यवसाय के प्रतिरूपों के संदर्भ में हम इसी हेडिंग पे थे। एक बार फिर से बता देते हैं। जनसंख्या संगठन में जनसंख्या संगठन जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत अध्ययन का एक सुस्पष्ट क्षेत्र है, जिसमें आयु व लिंग का विश्लेषण, निवास का स्थान, मानव जातीय लक्षण, जनजातियां, भाषा, धर्म, वैवाहिक स्थिति, साक्षरता और शिक्षा, व्यावसायिक विशेषताएं आदि का अध्ययन किया जाता है। इस खंड में ग्रामीण नगरीय विशेषताओं, भाषा, धर्म और व्यवसाय के प्रतिरूपों के संदर्भ में भारत की जनसंख्या के संगठन की विवेचना की जाती है। किस आयु वर्ग में कितनी महिला पुरुष के, जनजातीय क्षेत्र, भाषा क्षेत्र, धर्म, कौन व्यक्ति किस धर्म का है, वैवाहिक स्थिति, साक्षरता, शिक्षा, सभी को इसमें समाहित किया जाता है जनसंख्या संगठन में। और इसमें ग्रामीण नगरीय विशेषताएं भी बताई जाती हैं। ग्रामीण नगरीय संगठन में देखिए, इसमें सबसे पहले ग्रामीण नगरीय संगठन में अपने अपने निवास के स्थान के अनुसार जनसंख्या का संगठन सामाजिक और आर्थिक विशेषताओं का एक महत्वपूर्ण सूचक है। जब देश की कुल जनसंख्या का 68.8% भाग गांव में रहता हो, तब यह और भी सार्थक हो जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार पूछ ले जाएगा कि जैसे कि कितने लोग गांव में रहते हैं, तो 68.8% इतने लोग आपके गांव में रहते हैं। शहर में कितने रहते हैं, 100 से आप इसको माइनस कर देंगे, है ना, तो आपका आ जाएगा कितने लोग शहरों में निवास करते हैं, नगरों में निवास करते हैं, लगभग 28 के आसपास आएगा। तो इसमें देखिए आगे आपको बताया गया है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 6,40,867 गांव हैं, जिनमें से 5,97,608 गांव बसे हुए हैं। देखिए गांव तो हैं आपके 6,40,000 और बसे हुए हैं आपके 5,97,000। इसका मतलब है परसेंटेज में 93.2% गाँव ही बसे हुए हैं। तो कुछ गांव ऐसे भी हैं जो बसे हुए नहीं हैं। फिर भी पूरे देश में ग्रामीण जनसंख्या का वितरण समान नहीं है। मतलब गांव में भी जनसंख्या, किसी गांव में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, किसी में बहुत कम हो सकती है। आपने ध्यान दिया होगा कि बिहार और सिक्किम जैसे राज्यों में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत बहुत अधिक है। गोवा और महाराष्ट्र राज्यों की कुल जनसंख्या का आधे से कुछ अधिक भाग गांव में बसता है। तो देखो बिहार और सिक्किम, यहाँ पर आपको बताया जैसे ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत बहुत अधिक है। प्रतिशत तो बहुत अधिक है, प्रतिशत बिहार और सिक्किम में प्रतिशत और लोगों की संख्या को मिक्स ना कीजिएगा। प्रतिशत मतलब 100 से कैलकुलेट करते हैं। तो बिहार और सिक्किम में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है। गोवा और महाराष्ट्र राज्यों की कुल जनसंख्या का, राज्य में जितनी जनसंख्या है उसका जो कुल जनसंख्या है उसके आधे से कुछ अधिक भाग गांव में बसते हैं। याद रखिएगा, गोवा और महाराष्ट्र। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी राज्यों, पश्चिमी राजस्थान और कच्छ के रण में यह 200 व्यक्तियों से कम और केरल व महाराष्ट्र के कुछ भागों में यह 17,000 व्यक्ति तक पाया जाता है।
ये आपको बताया गया है। यहाँ पर उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी राज्यों, पश्चिमी राजस्थान, कच्छ के रण में 200 व्यक्ति से भी कम है। केरल व महाराष्ट्र के कुछ भागों में 17,000 व्यक्ति तक पाया जाता है। जहाँ पर सुविधाएं मिलेंगी वहाँ जनसंख्या भी ज़्यादा मिल जाएगी, जहाँ सुविधाओं का अभाव होगा वहाँ पर जनसंख्या कम हो जाएगी। आपने देखा होगा कि ग्रामीण जनसंख्या के विपरीत भारत में नगरीय जनसंख्या का अनुपात 31.16% है, जो कि काफ़ी निम्न है। मतलब नगरीय जनसंख्या कम है अपने यहाँ पर, ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है। किंतु पिछले दशकों में यह वृद्धि की बहुत तीव्र दर को दर्शा रहा है। नगरीय मतलब जो नगरीकरण हो रहा है वो बहुत तेज़ी से हो रहा है। नगरीय जनसंख्या की वृद्धि दर संवर्ध, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य संबंधी दशाओं में सुधार के कारण तेज़ी से बढ़ी है। जो नगरीकरण है, नगरीय जनसंख्या है, वो तेज़ी से बढ़ रही है क्योंकि आर्थिक विकास भी हो रहा है, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य संबंधी दशाओं में भी सुधार हो रहा है। फिर भी ऐसा देखा गया है कि लगभग सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में नगरीय जनसंख्या काफ़ी बढ़ी है। यह सामाजिक आर्थिक दशाओं के संदर्भ में नगरीय क्षेत्रों के विकास और ग्रामीण नगरीय प्रवास की बढ़ी हुई दर दोनों को इंगित करता है। देखिए, प्रवास की दर भी बढ़ गई है, प्रवास की दर भी बढ़ गई है, ठीक है। प्रवास की दर के साथ साथ वहाँ पर विकास भी हुआ है, इसीलिए नगरीकरण बढ़ गया, नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या ज़्यादा हो गई है। अब देखिए कहाँ पर क्यों जनसंख्या हुई है। बड़े बड़े महानगरों में आप देखेंगे जनसंख्या क्यों हुई है, क्योंकि वहाँ पर लोगों को रोजगार उपलब्ध हो जाते हैं। उत्तरी भारत के मैदानों में मुख्य सड़कों के मिलन बिंदुओं और रेल मार्गों से सटे हुए नगरीय क्षेत्रों कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु, मैसूर, मदुरई, कोयम्बटूर, अहमदाबाद, सूरत, दिल्ली, कानपुर और लुधियाना, जालंधर में ग्रामीण नगरीय प्रवास सुस्पष्ट है। कहाँ पर गांव है, कहाँ पर नगर है, आपको एकदम क्लियर है। कृषि के दृष्टि से प्रगत रुद्र, मध्य और निम्न गंगा के मैदानों, तेलंगाना, असिंचित पश्चिमी राजस्थान, उत्तर पूर्व के दूर दराज पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों, प्रायद्वीप भारत के बाढ़ संभावित क्षेत्रों और मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में नगरीकरण का स्तर निम्न है। इससे पहले देखिए यहाँ पर तो आपका निम्न है, जो आपका निम्न नगरीकरण है उसके लिए आपको दूर दराज वाले सभी इलाके बताए गए जहाँ पर सुविधाओं की कमी हो जाएगी। जहाँ पर ज़्यादातर सुविधाएं हैं वहाँ पर आप देख रहे हैं वहाँ नगरीकरण भी बहुत तेज़ी से हो रहा है, उद्योगों की स्थापना हो रही है, अच्छे स्कूल हैं, कॉलेज हैं, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं हैं। अगला घटक है इसमें ग्रामीण नगरीय संगठन के बाद आप अध्ययन करेंगे इसमें भाषाई संगठन, इसका भी अहम रोल है। भारत में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। भारत एक भाषाई विविधता की भूमि है। ग्रियर्सन के अनुसार, ये याद रखिएगा कि किसके अनुसार है भाषाई संगठन, ग्रियर्सन ने बताया भारत में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। ग्रियर्सन के अनुसार भारत का भाषाई सर्वेक्षण 1903 से 1928 के बीच में भाषाई सर्वेक्षण किया गया था। देश में 179 भाषाएं, कितनी भाषाएं हैं 179, और 544 के लगभग बोलियां हैं, 544 आपकी बोलियां हैं। तो इसमें यह है कि भाषाओं और बोलियों में थोड़ा सा हम आपको अंतर यहाँ बताना चाहेंगे, जिसको आप लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, वो आपकी हो जाएगी भाषा। बहुत सिंपल समझ लीजिए। बोलियाँ ज़रूरी नहीं है कि उनको लिखित रूप में, बोलियाँ ये ज़रूरी नहीं है कि उनको लिखा जा सके। तो भाषाएं तो आपको ये है कि आप उनको लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। बोलियाँ सिर्फ बोली जाती हैं, इनका लिखित रूप नहीं मिलता। तो बोलियाँ यहाँ पर 544 हैं और भाषाएं हैं वो 179 हैं। आधुनिक भारत के संदर्भ में 22 भाषाएं अनुसूचित हैं। संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं का उल्लेख देखने के लिए मिलता है। अनुसूचित भाषाओं में हिंदी बोलने वालों का प्रतिशत सर्वाधिक है। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, हिंदी है, इसको आप याद कर लीजिएगा। लघुत्तम भाषा वर्ग, सबसे कम भाषा कौन सी बोली जाती है, संस्कृत, बोडो तथा मणिपुरी बोलने वालों की है। सबसे कम कौन सी है, संस्कृत, बोडो और मणिपुरी। भाषाई वर्गीकरण, प्रमुख भारतीय भाषाओं के बोलने वाले 4 भाषा परिवारों से जुड़े हुए हैं। 4 भाषा परिवार हैं भारत में, 4 भाषा परिवार हैं, 4 भाषा परिवारों की भाषा ही हमारे पूरे देश में
बोली जाती हैं और इन भाषा परिवार के कुछ उप परिवार हैं और इनकी शाखाएं भी हैं अथवा वर्ग भी हैं। तो आपको इसमें बताया जा रहा है, ये देखिए 4 भाषा परिवार। सबसे पहला परिवार है आपका ऑस्ट्रिक, निषाद 1.38%, द्रविड़ 20%, चीनी तिब्बती यानी किरात 0.85%, भारतीय यूरोपीय आर्य जिनको हम आर्य भी कहते हैं, भारतीय यूरोपीय इंडो आर्यन, ये हो जाएंगे आपके 73%। तो अगर आपसे पूछा जाए इस टेबल से कि किस परिवार के सबसे ज़्यादा लोग भाषाएं बोलते हैं हमारे यहाँ पर, तो वो हो जाएगा आपका आर्य परिवार से हो जाएंगे, भाषाई समूह के लोग सर्वाधिक हैं। और दूसरा अगर आर्य नहीं है मल्टीपल चॉइस में, तब आपका भारतीय यूरोपीय अगर ऑप्शन है तो वो भी आपका करेक्ट हो जाएगा, सर्वाधिक बोली जाती है। यहाँ पर आपको बताए फिर इनके उप परिवार हैं और शाखाएं हैं। जैसे ऑस्ट्रिक शाखा हो जाए मौन खमेर, कहाँ बोली जाती है, मेघालय निकोबार द्वीप समूह। द्रविड़ में है, सारे आपके द्रविड़ दिया, दक्षिण द्रविड़, मध्य द्रविड़। इनमें से राज्य को आप याद रखिएगा, द्रविड़ मोस्टली आपकी साउथ इंडिया में बोली जाती है। बिहार आप याद कर लीजिएगा क्योंकि बिहार को भी इसमें जोड़ा गया है। बाकी सभी दक्षिण भारत में आपकी द्रविड़ बोली जाती है। चीनी तिब्बती, चीन के आसपास के एरिया में चीनी तिब्बती आपकी बोली जाएगी। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर आपकी चीनी तिब्बती भाषा बोली जाएगी, परिवार की भाषा है। भारतीय यूरोपीय आर्य, ये इंडो आर्य के नाम से है। इसमें भारतीय आर्य कहाँ से है, तो इसमें देखिए ईरानी तो भारत से बाहर है। भारत में कौन कौन से, तो भारतीय आर्य कहाँ पर हो जाएंगे आपके, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। मतलब सबसे ज़्यादा राज्यों में जो भाषा है वो किस परिवार की भाषा है, वो आर्य परिवार की है, भारतीय यूरोपीय परिवार की है। इसको याद कर लीजिएगा। और इसके बाद आता है धार्मिक संगठन, कौन कौन से धर्म, किस किस धर्म के लोग हमारे यहाँ पर रहते हैं। धर्म सर्वाधिक भारतीयों के सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन को प्रभावित करने वाले प्रमुख बलों में से एक है। धर्म जो संस्कृति और राजनीति है उन सबको प्रभावित भी करता है, क्योंकि धर्म लोगों के परिवार और सामुदायिक जीवन के लगभग सभी पक्षों में आभासी रूप से व्याप्त है। हमारे जीवन में जो सामुदायिक जीवन है, पारिवारिक जीवन है, उसमें धर्म भी जुड़ा हुआ है कि ये व्यक्ति किस धर्म में है। जन्म के आधार पर ये निर्णय लिया जाता है। इसके देखिए फिर से भारत के धार्मिक समुदाय 2011 के अनुसार है, तो कौन कौन से धार्मिक समुदाय हैं। हिंदू 79.8%, मुस्लिम 14.2%, फिर ईसाई हैं 2.3%, सिख 1.7%, बौद्ध 0.7%, जैन 0.4%, फिर अन्य धर्म के लोग दिए हुए हैं और धर्म ज्ञात नहीं है वो 0.2% है। तो देखिए सर्वाधिक किस धर्म के लोग हैं, तो आप याद कर लीजिएगा, इसमें हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, ये प्रमुख 6 धर्म आपको दिए गए हैं। 6 धर्मों के व्यक्ति हमारे यहाँ पर निवास करते हैं। सर्वाधिक किस धर्म के व्यक्ति हैं भारत में, हिंदू। सबसे बड़ा अल्पसंख्यक, देखिए हिंदू हो गया तो ये बहुसंख्यक हो गए, अल्पसंख्यक नहीं, ये बहुसंख्यक। इसके अलावा बाकी सब अल्पसंख्यक हो गए, जैसे मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, ये सभी अल्पसंख्यक हो गए। तो अल्पसंख्यक में सबसे बड़ा समुदाय अल्पसंख्यक कौन सा है, अल्पसंख्यक समुदाय सबसे बड़ा कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका मुस्लिम। भारत बांग्लादेश सीमा व भारत पाक सीमा से संलग्न जिलों जम्मू और कश्मीर, उत्तर पूर्व के भारतीय राज्यों और दक्कन पठार व गंगा के मैदानों की प्रकीर्ण क्षेत्रों को छोड़कर, इन जगह को छोड़कर हिंदू अनेक राज्यों में एक प्रमुख समुदाय के रूप में है। केवल इन राज्यों को छोड़ दें तो सब जगह आपको हिंदू मिल जाएंगे। और वहाँ भी जनसंख्या देखिए कितनी, 70 से 90% तक और उससे भी अधिक। विशालतम धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय कौन सा है, मुस्लिम है। विशालतम धार्मिक अल्पसंख्यक मुस्लिम जम्मू और कश्मीर, पश्चिम बंगाल, केरल के कुछ ज़िले, उत्तर प्रदेश के अनेक ज़िलों में मिलते हैं। अगर एक ही राज्य दिया होगा तो आपका ये जम्मू कश्मीर दे सकते हैं। इसके बाद है श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन। श्रमजीवी आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारत की जनसंख्या को 3 वर्गों में बांटा गया है। आर्थिक स्तर के आधार पर 3 भागों में,
जिनके नाम है मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक और अश्रमिक। अब यहाँ पर देखिए मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक की परिभाषा ये बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। किसको कहते हैं? मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति है जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन या 6 महीने काम करता है। मुख्य श्रमिक किसको हम कहते हैं? एक वर्ष में कम से कम 183 दिन या 6 महीने काम करता है कोई भी व्यक्ति, उसको हम कहेंगे मुख्य श्रमिक। सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति है जो एक वर्ष में 183 दिन या 6 महीने से कम दिन काम करता है। तो आप याद रखिएगा यहाँ पर 6 महीना और 183 दिन ये दिए हुए हैं। अगर 183 दिन या 6 महीने से अधिक काम करेगा तो मुख्य श्रमिक, 183 दिन या 6 महीने से कम काम करेगा आपका सीमांत श्रमिक हो जाएगा। ये परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा देखा गया है कि भारत में श्रमिकों दोनों मुख्य और सीमांत का अनुपात 39.8% है, जबकि 60% की विशाल संख्या अश्रमिकों की है। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जो अश्रमिक हैं उनकी संख्या सर्वाधिक है, 60% है अश्रमिक। श्रमिकों की मिलके दोनों मुख्य और सीमांत को मिलके जनसंख्या केवल 39.8 है, जबकि अश्रमिक हैं आपके 60% हैं। यह एक आर्थिक स्तर को इंगित करता है जिसमें एक बड़ा अनुपात आश्रित जनसंख्या का है। अब देखिए अश्रमिक आपके 60% हो गए, इसका मतलब आश्रित जनसंख्या जिनको हम बेरोजगार कह सकते हैं उनकी संख्या सबसे ज़्यादा है। आश्रित जनसंख्या का है जो आगे बेरोजगार अल्प रोजगार प्राप्त लोगों की बड़ी संख्या के होने की संभावना की ओर इशारा करता है। तो अश्रमिक अगर उनको कोई भी काम नहीं मिला, बेरोजगार बने रहेंगे वो। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में श्रमजीवी जनसंख्या का अनुपात गोवा में लगभग 39.6%, जो श्रमजीवी जनसंख्या है गोवा में है 39.6%, दमन एवं दीव में लगभग 49.9% सामान्य भिन्नता दर्शाता है। ये आपके हैं श्रमजीवी जनसंख्या। भारत की जनसंख्या का व्यावसायिक संगठन मतलब प्राथमिक क्रियाओं में, द्वितीयक क्रियाओं में, तृतीयक क्रियाओं में कौन कौन व्यक्ति सम्मिलित हैं। तो जिसका वास्तव में अर्थ किसी व्यक्ति के खेती, विनिर्माण, व्यापार, सेवाओं अथवा किसी भी प्रकार के रोजगार में संलग्न को दर्शाता है। तो व्यावसायिक संगठन में आपको आगे बताया जा रहा है लोग किन किन संगठन में जुड़े हुए। यहाँ पर ये अलग अलग टेबल दी हुई है, ये आप अच्छे से इसकी स्टडी कीजिएगा। इससे संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं उनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। समाज का विभाजन पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर में प्राकृतिक और जैविक रूप से माना जाता है। मतलब जो विभाजन है पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर का, ये कैसा है? प्राकृतिक और जैविक रूप से है। प्राकृतिक और जैविक रूप से है, लेकिन वास्तव में समाज सबके लिए अलग अलग भूमिका निर्धारित करता है। समाज है जो जिस समाज में हम रहते हैं, जहाँ रहते हैं, वो समाज अलग अलग इसका जो निर्धारण है वो अपने अनुसार करता है। लेकिन वास्तव में जो निर्धारण है महिला, पुरुष, ट्रांसजेंडर का है, ये आपके प्राकृतिक और जैविक रूप में। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, प्राकृतिक और जैविक रूप, इसको याद रखिएगा। समाज की परिभाषाएं अपने हिसाब से हो सकती हैं, जिसका लेकिन वैज्ञानिक आधार पर इसको बताया गया है प्राकृतिक और जैविक आधार पर विभाजन होता है पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर में। इसलिए सभी के लिए शिक्षा, रोजगार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व में समान अवसर, समान कार्य के लिए एक वेतन, मतलब समान कार्य कर रहे हैं तो समान वेतन होना चाहिए, रोजगार सबको मिलना चाहिए, शिक्षा का अधिकार भी सबके पास है, राजनीति में भी कोई भी व्यक्ति है, महिला है, पुरुष है या ट्रांसजेंडर है, कोई भी भाग ले सकता है। स्वाभिमान के साथ जीवन जीने का अवसर सभी को मिले, महिला, पुरुष या जो ट्रांसजेंडर हैं उन सबको क्या है? समान अवसर दिए जाएंगे जीने के लिए। किसी भी व्यक्ति के साथ में भारतीय संविधान के अनुसार भेदभाव नहीं किया जाएगा। और देखिए आपको पता भी होगा कि भारत सरकार के द्वारा बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए कि अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें, इसलिए अभियान भी चलाया जा रहा है, वो आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये अभियान भी सामाजिक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है।
एक कैसा है, सामाजिक अभियान है राष्ट्रीय स्तर पर। द्वितीयक और तृतीयक सेक्टरों की तुलना में प्राथमिक सेक्टर के श्रमिकों के एक बड़े अनुपात को दर्शाता है। तो देखिए इसमें आपको बताया जो प्राथमिक, ये आपकी जो टेबल है इसके आधार पर है। टेबल में आपको बताया प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक ये तीनों क्षेत्र दिए हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा श्रमिक हैं 54.6%, द्वितीयक क्षेत्र में 3.8 हैं, तृतीयक में दिया है आपके 41.6। तो कुल श्रमिक सर्वाधिक किस में है, प्राथमिक क्षेत्रों में है। सबसे कम किस में है टेबल के आधार पर, द्वितीयक क्षेत्र में है। सेवा क्षेत्र के नाम से किसको जानते हैं, तृतीयक क्षेत्र को जानते हैं। इसको हम सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। पुरुष श्रमिकों की संख्या स्त्री श्रमिकों की संख्या से तीनों सेक्टर में अधिक है। देखो तीनों सेक्टर आप ले लीजिए, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, तीनों सेक्टर में आप देख रहे हैं महिलाओं की अपेक्षा यानी स्त्रियों की अपेक्षा आप देख रहे हैं पुरुषों की संख्या सर्वाधिक है। तीनों सेक्टर में आप देख लीजिए, यहाँ पे भी पुरुष ज़्यादा हैं, यहाँ भी, तीनों सेक्टर में आप देख रहे हैं कि पुरुषों की संख्या सर्वाधिक है। इसके बाद अगली हेडिंग देखिए, व्यावसायिक संवर्ग आपको बताया जा रहा है। व्यावसायिक संवर्ग 4 प्रमुख व्यावसायिक संवर्ग हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। सन 2011 की जनगणना ने भारत की श्रमजीवी जनसंख्या को 4 प्रमुख संवर्गों में बांटा है। नंबर 1 कृषक, नंबर 2 कृषि मजदूर, नंबर 3 घरेलू औद्योगिक श्रमिक, नंबर 4 आ जाएगा आपका अन्य श्रमिक। तो पहले में देख लीजिए आप, जैसे कृषक जो कृषि का मालिक है जिसको हम किसान कहते हैं। कृषि मजदूर, इसमें आपका भूमिहीन भी हो सकता है, उसके बाद ज़मीन नहीं है लेकिन दूसरे के यहाँ पर खेतों में काम कर रहा है, इसीलिए इसके लिए शब्द इस्तेमाल हुआ है कृषि मजदूर, खेतों में काम करने वाला मजदूर। ये दिहाड़ी पे भी काम करता है, दिहाड़ी पर ही काम करता है। इनके पास ये आवश्यक नहीं है कि ये ज़मीन के मालिक होंगे। तो जिनके पास ज़मीन है उनको हम कृषक या किसान कहते हैं। जो भूमिहीन है लेकिन खेतों में मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी पर मजदूरी करते हैं, उनको हम कृषि मजदूर कहते हैं। थर्ड है घरेलू औद्योगिक श्रमिक, उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों को हम कहेंगे औद्योगिक श्रमिक। और फोर्थ पर आ जाएंगे आपके अन्य श्रमिक, यानी जो अन्य काम को करते हैं वो आपके अन्य श्रमिक में आ जाएंगे। महिला श्रमिकों की संख्या प्राथमिक सेक्टर में अपेक्षाकृत अधिक है। यद्यपि विगत कुछ वर्षों में महिलाओं की द्वितीयक और तृतीयक सेक्टरों की सहभागिता में सुधार हुआ है। पहले महिलाएं ज़्यादातर प्राथमिक क्रियाओं में ही संलग्न रहती थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार हुआ, रोजगार के अवसर मिलने लगे, तो फिर वो द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर की तरफ भी जाने लगी। ये तो अच्छा है, द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर की तरफ जितना ज़्यादा जाएंगे उतनी ही ज़्यादा आय भी होगी। पिछले कुछ दशकों में भारत में कृषि सेक्टर के श्रमिकों के अनुपात में उतार दिखाई दिया है। जो कृषि क्षेत्र में आप देख रहे हैं ना, कृषि सेक्टर के जो श्रमिक हैं उनमें उतार, मतलब लोग कृषि करना धीरे धीरे करके कम कर रहे हैं। जो मजदूर हैं वो खेतों के बजाय शहरों की तरफ जा रहे हैं। तो वही आपको यहाँ बताया गया है, पिछले कुछ दशकों में भारत में कृषि सेक्टर के श्रमिकों के अनुपात में उतार दिखाई दिया है। 2001 में 58.2% से 2011 में 54.6%, मतलब जो आपके कृषि मजदूर हैं, कृषि श्रमिक हैं, उनमें कमी आई है। पहले 58.2% थे, अभी 54.6% हैं। परिणाम स्वरूप द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर में सहभागिता दर बढ़ी है। जो द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर है उनकी तरफ लोगों ने जाना शुरू कर दिया है, इसीलिए औद्योगिक श्रमिक में हो सकता वृद्धि हो गई है और आपके जो कृषि श्रमिक हैं उनमें कमी हो रही है धीरे धीरे करके। लोग, मतलब हम कह सकते हैं, अच्छे रोजगार की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की तरफ प्रवास कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश और नागालैंड जैसे राज्यों में कृषकों की संख्या बहुत अधिक है। देखिए, कृषकों यानी ज़मीन के मालिक। हिमाचल प्रदेश और नागालैंड जैसे राज्यों में कृषकों की संख्या बहुत अधिक है। दूसरी ओर, ये तो एक स्टेटमेंट हो गया। दूसरा, बिहार, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में कृषि मजदूरों की संख्या अधिक है। यहाँ पर दे रखा है कृषि मजदूर।
कृषि मजदूर मतलब भूमिहीन व्यक्ति जो खेतों में कृषि में मजदूर का काम करते हैं, कृषि श्रमिक जिनके लिए एक शब्द दिया है आपके भूगोल में कृषि श्रमिक, ये यहाँ पर हैं आपके बिहार आंध्र प्रदेश में। और किसान यानी कृषक कहाँ पर हैं आपके हिमाचल प्रदेश और नागालैंड में। इसको याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ध्यान देना है। चलिए ये चैप्टर आपका 1 कंप्लीट हुआ। थैंक यू। जय हिंद।